A very good morning to all of you. I am Dr. Ranjita and you all are welcome to Zumexa classes. आज के इस लेक्चर में हम लोग बात करने जा रहे हैं MCQs. हम लोग सॉल्व करेंगे कुछ MCQs को और उसके थ्रू हम साइंस को रिवाइज कर रहे हैं. सो लेट्स स्टार्ट. ये जो कुछ सेट्स हैं पिछले 2-3 दिन से कुछ जो सेट्स चल रहे हैं वो सारे वो स्पेशल सेट्स हैं जो कि UPPCS 2021 वाले एग्जाम में पूछे गए थे. तो लेट्स स्टार्ट. अगर आपका कोई स्पेसिफिक सवाल है तो आप मुझे इस ईमेल एड्रेस पर मेल कर सकते हो. ये मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है, आप मुझे फॉलो कर सकते हैं. ये मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको दिया गया है. इस टेलीग्राम चैनल पर आपको मेरे सभी लेक्चर्स के PDF मिल जाएंगे जिनको आप रिवीजन के लिए डाउनलोड कर सकते हो. अगर आप मेरे बाकी के लेक्चर सीरीज भी देखना चाहते हैं तो उन सब के लिंक भी आपको इसी टेलीग्राम चैनल पर मिलेंगे. ओके. ये जो है पहला सवाल जो है आपकी स्क्रीन पर आपको नजर आ रहा है. इसमें से आपसे पूछा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड. Acid present in vinegar is acetic acid. Compounds present in bone is calcium phosphate. Souring of milk is due to nitric acid and acid present in gastric juice is HCl. कहाँ से उठाया गया सवाल है? सवाल पूरा का पूरा NCERT से उठाया गया. क्लास 7 या क्लास 8 की NCERT से उठाया गया सवाल है. तो बताएं इसमें कुछ एसिड्स के नाम दिए गए हैं, कुछ कंपाउंड्स के नाम दिए गए हैं. पूछा जा रहा है कहाँ पे प्रेजेंट है. विनेगर जिसको सिरका कहते हैं, इसके अंदर कौन सा एसिड होता है? एसिटिक एसिड होता है. एकदम करेक्ट. हमारे स्टमक के अंदर कौन सा एसिड होता है? HCl होता है. हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है. रटते रहते हैं हम, ये भी बिल्कुल करेक्ट है. बोन्स के अंदर होता है कैल्शियम फॉस्फेट. और सावरिंग ऑफ मिल्क जो दूध खराब हो जाता है, खट्टा हो जाता है, उसके अंदर क्या होता है? नाइट्रिक एसिड. नो, दिस इज द रॉन्ग आंसर. उसके अंदर नाइट्रिक एसिड नहीं होता. उसके अंदर कौन सा एसिड होता है? उसके अंदर होता है लैक्टिक एसिड. सो दैट इज द रॉन्ग जवाब. तो दूध के अंदर होता है लैक्टिक एसिड. ओके. बहुत ही सिंपल. मतलब इसमें मुझे नहीं लगता कि आपको कुछ भी रटने की ज़रूरत है, कोई निमोनिक बनाने की ज़रूरत नहीं है. आप अगर 3-4 बार रिवाइज कर लेंगे तो आपको हमेशा से खुद ही समझ में आ जाएगा. देखिए सबसे अच्छा तरीका पता है क्या होता है आपकी रिवीजन करने का? जब भी आप बैठे हुए हैं, कहीं पे भी बैठे हुए हैं, मतलब यू ऑल गाइज, आई होप आप सब लोग जो हैं स्टूडेंट्स हैं मेरे. अगर आप स्टूडेंट नहीं है तो भी मतलब जनरल अवेयरनेस के लिए जब भी आप बैठे हुए हैं, अगर आप कोई एग्ज़ाम नहीं भी लिखना है तो जहाँ पे भी आप होते हैं प्रेजेंट, कुछ भी आपने देखा, फॉर एग्जाम्पल मोबाइल आपके हाथ में, तो देखने की कोशिश करिए UPI आ गया तो UPI काम कैसे कर रहा है ना. न्यूज़पेपर आपने पढ़ा तो आप अपने दिमाग को थोड़ा सा स्टिमुलेट करिए. ये मैं चाहती हूँ. जो भी चीज़ जैसे भी मिल रही है, अगर आप रिवीजन भी करना चाहते हैं, फॉर एग्जाम्पल आप खाना खा रहे हैं तो आप सोचिए अचार के अंदर किस तरीके का एसिड हो सकता है, अचार के अंदर कॉम्पोजिशन में क्या क्या हो सकता है. कार्बोहाइड्रेट्स हो सकता है, फैट्स हो सकता है, प्रोटीन हो सकता है. क्या प्रोटीन होगा अचार में? प्रोटीन किस किस चीज़ में हो सकता है? जब आप खाना खा रहे हैं तब आप उस चीज़ को अपने दिमाग में रिवाइज कर सकते हैं. तो आपको याद आएगा ओके प्रोटीन के सोर्सेज के बारे में मैंने पढ़ा था, तो प्रोटीन कहाँ कहाँ पे हो सकता है. ये मेरे उन स्टूडेंट के लिए बेहद ज़रूरी हो जाता है जो कि साइंस बैकग्राउंड से नहीं है. ओके. तो जो भी मेरे कॉमर्स के स्टूडेंट हो आप लोग, या जो भी आर्ट्स बैकग्राउंड के स्टूडेंट हो, उनके लिए काफ़ी ज़रूरी हो जाता है. जब भी आप कुछ भी कर रहे हैं अपनी डेली एक्टिविटी, अपने ब्रेन को स्टिमुलेट करके रखिए और अपने आप से पूछते रहिए कि किस चीज़ से ये बना हो सकता है, क्या मटीरियल हो सकता है, क्या टेक्नोलॉजी ये हो सकता है. कोई किसी तरीके का एक नया आपको क्लोथ दिख रहा है तो आप सोच सकते हैं किस तरीके से बना है. कोई डिफरेंट पेपर दिख रहा है तो क्या ये रिसाइकल पेपर है? अगर पेपर रिसाइकल होता है तो आपने रिसाइकलिंग के बारे में पढ़ा होगा. जब रिसाइकलिंग करते हैं तो कौन सा केमिकल हमें यूज़ करना पड़ता है, कौन सी हार्मफुल गैसेस निकल सकती हैं, कौन सा बैक्टीरिया उस एनवायरनमेंट में प्रेजेंट हो सकता है, क्या किसी बैक्टीरियल एक्शन की भी ज़रूरत पड़ती है. तो दीज आर ऑल थिंग्स विच फॉर विच यू कैन स्टिमुलेट योर ब्रेन. और जब आप ब्रेन को स्टिमुलेशन दे देते हैं ना तो उस चीज़ के लिए कोई निमोनिक बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती. वो आपको परमानेंटली आपकी मेमोरी में एब्जॉर्ब हो जाता है. अगला सवाल इसमें आपसे पूछा जा रहा है नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी के बारे में. कितना आसान सवाल. मतलब क्लास 6, क्या मैं बोलूँगी क्लास 2nd क्लास के, जो दूसरी कक्षा में जो बच्चा होता है ना, उसका सवाल है. मतलब मुझे लगता है दूसरी या तीसरी क्लास में बच्चों से को पढ़ाया जाता होगा कि भाई हमारे पास एनर्जी के 2 तरीके के सोर्सेज होते हैं. एक जो हमें बार बार मिलते रहेंगे, अनंत टाइम तक मिलते रहेंगे. एक जो लिमिटेड है ना, छोटे से बच्चों को पढ़ा दिया जाता है. तो छोटे छोटे बच्चे भी इस सवाल को कर लेंगे. और ये पूछा था सवाल UPPCS 2021 में पूछा गया सवाल है. तो इसलिए पूछे जाते हैं ऐसे ऐसे सवाल क्योंकि एग्जाम के अंदर 3 लेवल के सवाल होते हैं. एक होते हैं वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन, एक होते हैं मीडियम डिफिकल्टी क्वेश्चन और एक होते हैं ईजी क्वेश्चन. तो ये ईजी क्वेश्चन में से था. तो ईजी क्वेश्चन जो होते हैं उसको सारे ही लोग ठीक करते हैं. तो मतलब आपको इसमें बहुत ज़्यादा अंदर बैठ के प्राउड फील नहीं करना है कि भाई मैंने बहुत अच्छा कर दिया. जो सारी की सारी गेम शुरू होती है वो मीडियम डिफिकल्टी पे शुरू होती है. वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन वो क्वेश्चन होते हैं जो आपको ट्रैप करने के लिए बनाए जाते हैं. वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन को MCQs की बात कर रही हूँ, प्री की बात कर रही हूँ. वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन को अगर आप छोड़ भी दोगे ना तो भी आपके सिलेक्शन को कोई नहीं रोक पाएगा अगर आपने इजी क्वेश्चंस और मीडियम डिफिकल्टी क्वेश्चंस को टैकल कर दिया. तो कभी भी अपना ज़्यादा दिमाग जो है ना बहुत ज़्यादा वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चंस पे बहुत ख़राब किया करो. आप ये देखा करो जितने क्वेश्चंस आते थे, अगर सेट में 10 क्वेश्चन थे तो क्या आपको 8 आते थे? क्योंकि 2 क्वेश्चंस होंगे वेरी डिफिकल्ट. ओके. ज़रूरी नहीं है कि वो आपको आते हो.
और ज़रूरी नहीं है कि ना आते हो, क्योंकि हो सकता है आपका इंटरेस्ट एरिया में से हो सकता है ज्योग्राफी आपका इंटरेस्ट एरिया हो तो आपका वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन भी राइट जाएगा, हो सकता है साइंस एंड टेक्नोलॉजी आपका इंटरेस्ट एरिया हो तो आपका वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन भी ठीक जाने वाला है। ओके, तो इसके बारे में आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि कौन सा नॉन रिन्यूएबल रिन्यू नहीं हो रहा, तो पेट्रोल है जिसको हम रिन्यू नहीं कर पा रहे, राइट। तो पेट्रोल वो तरीके का एनर्जी है जिसको हम रिन्यू नहीं कर पा रहे हैं। आसान सवाल। अगला सवाल जो है उसमें आपसे पूछा जा रहा है विद रेफरेंस टू रेडियो एक्टिविटी। रेडियो एक्टिविटी एक प्रॉपर्टी है एलिमेंट्स की। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। तो कौन से स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं अबाउट रेडियो एक्टिविटी, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो पहला है कि रेडियो एक्टिविटी इज अ न्यूक्लियर प्रॉपर्टी। ये एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो कि न्यूक्लियर प्रॉपर्टी है, मतलब न्यूक्लियस जो है हमारा एटम का, उससे मतलब पूरा एटम की बात होती है, उसकी उससे रिलेटेड प्रॉपर्टी है, न्यूक्लियस से रिलेटेड प्रॉपर्टी है, एटम से रिलेटेड प्रॉपर्टी है। सेकेंड, हाइड्रोजन बॉम्ब इज प्रिपेयर्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ न्यूक्लियर फिजन। देखिए हाइड्रोजन बॉम्ब फिजन फ्यूजन ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। आपने देखा होगा जो लोग मेरी 10-12 दिन से सीरीज़ को फॉलो कर रहे हैं, बिहार पीसीएस ने भी घूम घूम के इस सवाल को पूछा, अब हम यूपी पीसीएस देख रहे हैं उसने भी अब सवाल पूछा, अभी हम किसी और स्टेट पीसीएस जो लेटेस्ट पूछा गया है सवाल उसमें मैं आपको दिखाऊंगी सब लोग जो है न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी से सवाल पूछ रहे हैं। ओके, तो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी पे अगेन आई विल प्रिपेयर अ स्पेशल लेक्चर जिसमें से आपको न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी के जितने सवाल बन सकते हैं और जो आपको लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग की ज़रूरत है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो बताएं पहले, रेडियो एक्टिविटी क्या एक न्यूक्लियर प्रॉपर्टी है? बिल्कुल न्यूक्लियर प्रॉपर्टी है। सेकेंड, हाइड्रोजन बॉम्ब कैसे काम करता है? प्रिंसिपल ऑफ न्यूक्लियर फिजन। फिजन का क्या मतलब था? मैंने आपको बताया था, फिजन का मतलब है एक एटम है जो छोटे छोटे पार्ट्स में टूट गया है। हाइड्रोजन बॉम्ब में क्या हो रहा है? हाइड्रोजन हाइड्रोजन मिलके हीलियम बना रहे हैं, तो फ्यूजन हो रहा है ना कि फिजन। तो सेकेंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। तो ओनली वन स्टेटमेंट इज करेक्ट एंड सेकेंड स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, तो वो है। और रेडियो एक्टिविटी क्या होती है? रेडियो एक्टिविटी जो प्रॉपर्टी होती है कुछ मैटर्स की, एलिमेंट्स की, क्या करते हैं वो एनर्जी को एमिट करते रहते हैं एंड सब एटॉमिक पार्टिकल, एनर्जी और साथ में सब एटॉमिक पार्टिकल्स को रिलीज करते हैं, तो उसको हम रेडियो एक्टिविटी कहते हैं। एनसीईआरटी में हमने इसके बारे में बहुत अच्छे से पढ़ा था, रेडियो एक्टिविटी। अगला जो सवाल है अगेन आसान सवाल, एनसीईआरटी का सवाल। डिफ्यूजन जो होता है लाइट का इन द एटमॉस्फेयर टेक्स प्लेस ड्यू टू कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से, डस्ट पार्टिकल की वजह से, हीलियम की वजह से या वाटर वेपर्स की वजह से। किस वजह से जो है वो डिफ्यूजन होता है ये आपसे पूछा जा रहा है। तो डिफ्यूजन का कारण क्या है? देखिए आपने कभी कभी देखा होगा, आप एक अंधेरे कमरे में बैठे हुए हैं, डार्क है, रोशनी आ रही है एक छोटे से किसी छेद से, खिड़की से, दरवाजे से, कोई छोटा सा होल है उससे रोशनी आ रही है, तो आपने देखा होगा उस रोशनी में आपको डस्ट पार्टिकल दिखाई दिखते हैं। तो जो डस्ट पार्टिकल है उसी की वजह से डिफ्यूजन हो जाता है लाइट का। ओके, तो डस्ट पार्टिकल इज द राइट आंसर। क्योंकि ये आसान सवाल है इसलिए इसका जवाब मैं बहुत पहले ही बता देती हूँ। अगला जो सवाल है अगेन एनसीईआरटी का सवाल, क्लोव जिसको आप लौंग कहते हैं, रिप्रेजेंट टू विच ऑफ द फॉलोइंग, किसको रिप्रेजेंट करती है? टर्मिनल बड को, एसेसरी बड को, फ्लावर बड को या वेजिटेटिव बड को। अब क्या हुआ, देखिए इस सवाल से हो गए आप कंफ्यूज, क्योंकि आपने रटा था किसको? आपने तो रट रखा था जी अब तक फ्लावर बड, यही रट रखा था, मतलब बड को रट रखा था कि जो कली होती है वो होती है। अब इन्होंने दे दी तरह तरह की बड, टर्मिनल बड दे दी, एसेसरी बड दे दी, फ्लावर बड दे दी, वेजिटेटिव बड दे दी। अब ये सब क्या है? तो अब आता है रोल कॉन्सेप्ट्स को जानने का। अगर आपने एनसीईआरटी के लेक्चर्स को पढ़ा था या अटेंड किया था तो आप समझ जाएंगे, मैंने आपको डायग्राम के साथ दिखाया था टर्मिनल बड कहाँ पे होती है, एसेसरी बड क्या होती है। तो ये आपको कंफ्यूज करने के लिए सवाल दिया गया। वैसे सवाल है बहुत ज़्यादा आसान, तो इसका सही जवाब है फ्लावर बड ही है ये, ठीक है, ये फ्लावर बड है। वेजिटेटिव बड का मतलब क्या है? कई बार क्या होता है ऑप्शंस में ना आपको कंफ्यूज करने के लिए बहुत सारी चीज़ें लिख दी जाती हैं, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। बहुत बार ऐसा होता है जो चीज़ आपको पता है ना वही उसका सही जवाब होता है। बहुत बार आपने देखा होगा, आप खुद भी देखेंगे, जब यही मज़ा होता है टेस्ट पेपर्स को सॉल्व करने का। जब आप टेस्ट पेपर सॉल्व करते हैं तो उससे आपको अपनी एफिशिएंसी इसीलिए पता लगती है कि आपने दिमाग में क्या सोचा था। आपने जो दिमाग में सोचा था क्या वही सही जवाब है। कई बार आप सेकंड ऑप्शन मार्क कर दो तो आपको समझ में आएगा कि नहीं यार, मैं तो जो पहले सोचता हूँ वही सही जवाब होता है। इसी से आपको पता चलता है कि आपका फर्स्ट गैस राइट होता है या सेकंड गैस। तो इसका सही जवाब है फ्लावर बड। ओके, कंफ्यूज नहीं होना है। सो दैट्स इट। ये इस सेट के कुछ सवाल थे। आई होप आपको ये सवाल सॉल्व करके मज़ा आया होगा और आपकी बहुत सारी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई होगी। सो थैंक यू सो मच। इसी तरीके से लेक्चर्स को देखते रहिए। अगर आपको पसंद आ रहे हैं तो बाकी ये अपने फ्रेंड्स को भी बताइए प्रिपरेशन के लिए। अभी हम सिर्फ और सिर्फ मैं आपको MCQs दे पा रही हूँ, बट वेरी सून वी विल बी स्टार्टिंग अवर हिस्ट्री NCERT सीरीज ऑल्सो एंड रेस्ट ऑफ द सीरीज जो आप लोग डिमांड कर रहे हैं, मैं उन सारे के सारे रिक्वेस्ट को कंसिडर कर रही हूँ। ड्यू टू टाइम कंस्ट्रेंट थोड़ा सा डिले हो जाता है, बट yes, I will bring lectures for you. Thank you so much. Best of luck for your preparation.